कुंभा के बारे में बात कर ली थी कि कुंभा के शासन काल में स्थापत्य का कला रहा और स्थापत्य जो रहा वो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। कहा जाता है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया जाता है और इसको अनेक प्रकार की अलग अलग इतिहासकार अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। और ये मालवा विजय के पश्चात जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाता है, विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। उसके अलावा इसमें कितने मंजिल है? 9 मंजिल ये रहता था। अपन ने बात की थी इससे पहले वाली क्लास में जब कुंभा पड़ा था। और उसके अलावा उसमें 157 सीढ़ियां हैं और उसकी जो 9वीं मंजिल थी वो आकाशीय बिजली गिरने के कारण गिर जाती है। और जो बाद में राणा स्वरूप सिंह हुए हैं उसका 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाते हैं। और अलग अलग इतिहासकार जो रहे, कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने कुतुब मीनार से भी इसको बेहतर बताया है। किसको? विजय स्तंभ को। उसके अलावा अपन ने जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में भी बात की थी। उसके अलावा एक कुंभा के मंत्री हुआ करते थे धनकशा, वो भी एक जैन मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और वहां पर जो जैन मंदिर है वहां पर चौमुखी जो है वो 4 मुंह वाली देवताओं की मूर्तियां हैं। उसके अलावा 1444 खंभों का वो जो मंदिर है वहां से स्पष्ट रूप से अपन देख सकते हैं कि मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, एक भी पिलर नहीं आता उसमें। और उसके अलावा ऐसे विकास जो शैली रही वो कुंभा के बारे में अपन ने बात की। और उसके अलावा जो अगला शासक आएगा वो कैसे राणा जो रहता है कुंभा, उसका पुत्र था उदा, उसकी हत्या कर देते हैं। कुंभा महादेव की भक्ति करता था। कहाँ पर रहता था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, जहाँ पर मेवाड़ की अपन आग कहते हैं कुंभलगढ़ को, और राजधानी हुआ करती थी ये उस समय। तो उदा अपने पिता को मारने के पश्चात जैसे अंतिम समय आ गया था किसका? कुंभा का। और उदा सोचता है कि ये तो पिताजी तो जाने कब जाएंगे, अपन इनको निपटा देते हैं और शासक बन जाते हैं। तभी उदा एक दिन, कुंभा जो था वो भगवान शिव की आराधना कर रहा था, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था। तभी जो था उदा वो पीछे से आकर अपने पिता की हत्या कर देता है और उसके बाद अगला वो शासक बनता है। कुंभा उदा शासक तो बन जाता है पर प्रजा, सामंत, सैनिक ये थे, उनमें विश्वास था कि पिता की हत्या रोको तो कौन शासक बनाना क्या है। तभी जो इसका भाई था वो शासक बनता है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। तो जो राणा उदा है इसका जो शासन काल रहता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो उदा शासक बन जाता है अपने पिता के बाद। कौन थे इसके पिता? कुंभा। कुंभा के बाद कौन शासक बन जाता है? तो राणा उदा। अब इसका शासन काल रहा 1468 से 1473 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। कितने? 4-5 साल तक ये रहा। और फिर उसके बाद जो इसका भाई था उससे युद्ध होता है और फिर इसको हटा देते हैं। और फिर जो ये भग जाता है हार हूर के, कहाँ पे? मालवा में। और मालवा में शरण लेता है। तभी मालवा का जो शासक था उससे मदद की गुहार लगाता है। तभी उसी समय आकाश से बिजली गिर जाती है और आकाशीय बिजली गिरने के कारण जो उदा था उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। कहाँ पर? मालवा में। और हम आगे बात करें तो राणा उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। किसने की थी कुंभा की हत्या? उसके पुत्र उदा ने। ठीक है। इसी कारण राणा उदा को इतिहास में मेवाड़ के पितृहंता कहा जाता है। जो मेवाड़ का इतिहास है ये ऐसा शासक रहा जिसने अपने पिता की हत्या की, जिसको कहा पितृहंता। उसके बाद राणा उदा 1473 में दाडिमपुर के युद्ध में अपने छोटे भाई कौन था? रणमल, उसको उससे पराजित होकर और मालवा चला गया था। कहाँ पर चल गया था ये? मालवा चल जाता है। वही अभी अपन ने बात की कि अपने भाई से पराजित हो जाता है। किससे होता है? रायमल से। दोनों भाइयों में युद्ध होता है। और कहाँ पे होता है ये युद्ध? दाडिमपुर। दाडिमपुर कहाँ पे पड़ता है ये? दाडिमपुर पड़ता है ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। चित्तौड़ में ये इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध होते ही कौन हार जाता है? ये उदा हार जाता है। रायमल, क्योंकि रायमल के साथ सेना थी, उसके अलावा प्रजा का समर्थन था, जो मंत्रिमंडल सभी लोग जो भी थे मेवाड़ के, क्योंकि ये तो पितृहंता था तो इसको तो कोई पसंद नहीं करता था। अपने पिता के हत्यारा जो था अपने राजा का, उसको कौन अच्छा मानेगा? वो वाली बात होती है।
तो ठीक है, दाडिमपुर का युद्ध होता है किसके मध्य, अपने छोटे भाई राइमल और जो बड़ा भाई रहता है उधा, दोनों में कौन विजय होता है, राइमल विजय होता है इसमें। और जो कुंभा रहता है वो मालवा में चल जाता है, और मालवा में जाके और आकाशीय बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यही उदा मर जाता है मालवा में, और जो अगला शासक जो बनता है उदा के बाद वो बनता है रायमल, कब, 1473 में। उसके बारे में हम बात करेंगे। रायमल, राणा रायमल, इसका शासन काल रहता है 1473 से 1509 ईस्वी, इसका शासन काल रहता है। अब रायमल के शासन काल में क्या क्या विकास होता है और क्या क्या शैली होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि रायमल के 3 पुत्र थे, जिनमें क्या होता है, अपने जो शासन साम्राज्य सत्ता के लिए वो भी लड़ते हैं, और क्या क्या विकास कराता है इसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, जो राणा रायमल। रायमल ने कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। कौन करवाता है ये, रायमल। अब एकलिंग जी का जो मंदिर था, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण तो कौन कराता है, बप्पा रावल। उसके बाद जो जीर्णोद्धार कराता है, जो अपना वर्तमान स्वरूप है एकलिंग जी के मंदिर का, उसका जो जीर्णोद्धार कराता है, किसके द्वारा कराया जाता है, रायमल के द्वारा। वर्तमान स्वरूप जो है मंदिर का, वो कौन कराता है, रायमल के द्वारा। उसके अलावा रायमल ने चित्तौड़ में रामशंकर समयाशंकर नामक तालाब बनवाए थे। कौन बनवाता है, तो ये बनाता है रायमल। ठीक है, रायमल के दरबार में अर्जुन नामक शिल्पी रहा करते थे। अर्जुन नामक शिल्पी रहा करते, किसके दरबार में, रायमल के दरबार में। उसके बाद रायमल की पत्नी थी, कौन थी, श्रृंगार देवी। इसने चित्तौड़गढ़ के निकट निकट घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया था। किसने कराया था, श्रृंगार देवी। अब ये श्रृंगार देवी कौन थी, ये राव जोधा की पुत्री थी। ठीक है, राव जोधा, जो कुंभा और जोधा के बीच में अवड़ बावड़ की संधि होती है, फिर उसके बाद ये राव जोधा जो रहता है वो कुंभा का पुत्र कौन था, रायमल, इसके साथ अपनी पुत्री थी श्रृंगार देवी, उसके साथ विवाह कर देता है। तो वो थी ये श्रृंगार देवी। ठीक है, किसकी, रायमल की पत्नी। गोसुंडी गांव से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ था। जो गोसुंडी गांव है, यहाँ पर एक शिलालेख भी प्राप्त होता है, जिसे गोसुंडी का शिलालेख कहते हैं। जो गोसुंडी गांव है वहां पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ इनको। उस समय 1405 ईस्वी के समय की बात है, तभी वो प्राप्त होते ही जो उसको किस नाम से जाना गया फिर बाद में, तो गोसुंडी का शिलालेख के नाम से इसे जाना गया। यह शिलालेख दूसरी शताब्दी का, कौन सी शताब्दी, दूसरी शताब्दी का यह शिलालेख राजस्थान में भागवत धर्म का प्रचलन की जानकारी देने वाला पहला प्राचीनतम शिलालेख है। कौन से धर्म का, भागवत धर्म का। ये जो कि भाई उस समय जो भागवत धर्म था उसका उल्लेख इसमें मिलता है कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, इसकी सब जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है, घोसुंडी शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम आगे बात करें तो ये सब चीजें होती है। और उसके अलावा रायमल एक मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है रायमल के द्वारा। कहाँ पर, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो रायमल के पुत्र कौन कौन थे, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो रायमल का जो बड़ा ही बड़ा पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज, जिसको अपन उड़ना पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, उड़ना पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, ठीक है, उड़ना पृथ्वीराज के नाम से इसको जानते हैं अपन। और इसके एक पत्नी थी, उसका नाम था तारा। अब इसी तारा के नाम से अजमेर जो दुर्ग था उसका नाम तारागढ़ कर देता है। क्या कर देता है, अपनी पत्नी थी तारा, और वहां पर जो अजमेर दुर्ग था वो वहीं रहा करती थी। तो वो इतना प्रेम करता था उससे कि उसी के नाम से दुर्ग का नाम बदल देता है, और क्या कर देता, तारा के नाम से तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़। ठीक है, कहाँ पर, अजमेर में।
अजमेर। ठीक है, अब इसका निर्माण करा देता है कौन? उड़ना पृथ्वीराज। उसके अलावा उड़ना पृथ्वीराज के एक बहन हुआ करती थी, उसकी शादी जो थी वो सिरोही के का शासक था जगमाल देवड़ा, उससे शादी की। और बहन का क्या नाम था? आनंदाबाई। ठीक है, आनंदाबाई। आनंदाबाई और उसके अलावा इसके पति का क्या नाम था? जगमाल। जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, आनंदाबाई उड़ना जो पृथ्वीराज था ये इतना प्रतापी शासक था, इतना शक्तिशाली शासक था कि कहा जाता है कि आज जो पृथ्वीराज है पाली जा रहा, उसके अलावा अजमेर जा रहा, युद्ध कर रहा अलग अलग जगह पे, तो आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे युद्ध करता था, बहुत प्रतापी शासक था। इसलिए इसका नाम ही क्या डाल दिया लोगों ने कि उड़ना पृथ्वीराज। बिल्कुल गति से चलता था, भयंकर, और हर युद्ध में ये विजय रहा, ऐसा शासक रहा मुन्ना पृथ्वीराज। तो आनंदाबाई जो थी एक दिन अपने भाई को पत्र लिखती है, किसको लिखती है? पृथ्वीराज को। और कहती है कि भैया ये जो तुम्हारे जिया जी है, कौन? पृथ्वीराज का बहनोई, मतलब बहन का पति। ठीक है, तो जो है ये मेरे को परेशान करते। और तभी जो था पृथ्वीराज कहाँ पे चल जाता है ये? इसके ससुराल चल जाता है, आनंदाबाई के ससुराल। और जाते कहता है कि भाई जिया जी क्या बात है, कैसे परेशान करते हो? तो ये पृथ्वीराज से कहता है जगमाल देवड़ा कि साहब सॉरी, माफी, अब नहीं होगा आगे से, ऐसे समझा देता है। तभी जो था कौन? पृथ्वीराज। और वो पृथ्वीराज कहता है कि ठीक है साहब, समझ गए जिया जी, तो चलें, क्योंकि पृथ्वीराज से डरता था कौन? जगमाल देवड़ा की, खतरनाक आदमी है, अच्छे से कूटेगा मारेगा। इसलिए जो पृथ्वीराज कहता है कि ठीक है बहन, चलो मैं। तभी पृथ्वीराज जाता है कहाँ से? उसके जो ससुराल था वहां से, सिरोही से। और फिर जाते ही तो वो कहता है कि चलो मैं। तभी इसके जो बेनोई थे कौन? जगमाल देवड़ा, वो कहता है कि साहब ऐसे कैसे जा रहे, खाना वाना खा के जाना। ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कि खाओ नहीं तो बांध के ले जाओ। तभी जो थे कौन? जगमाल देवड़ा, वो है ना, कहता है कि लड्डू बांध दो इनके, तुम्हारी बहन ने लड्डू बनाए वो बांध दो। और उन्हीं लड्डुओं में वो जहर मिला देता है कौन? जगमाल देवड़ा। और पैक करके और बढ़िया, और उसके बांध देता है किसके? पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज धीरे धीरे चलता है, आगे बढ़ता है, उसको रास्ते में भूख लगती है, और जो उसके बहनों ने लड्डू दिए थे जगमाल देवड़ा ने, वो खा लेता है। तभी उसको थोड़ा आगे चलता है, चक्कर आते ही। तभी वो आगे बढ़ता गया, जैसे राजसमंद कुंभलगढ़ क्षेत्र में पहुंचने वाला था, तभी उसकी वहां पर जाते जाते मृत्यु हो जाती है। किस कारण? वो विष जहर के लड्डू खाए थे, उस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? पृथ्वीराज की। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो इसकी जो छतरी है ये कुंभलगढ़ में ही बनी हुई है। और जो अगला पुत्र था जयमल, जयमल अगला पुत्र था किसका? रायमल का। तो ये तो पृथ्वीराज की बात होगी, अब अपन बात करेंगे जयमल। उसी समय जयमल की बात करें हम, तो जयमल वहाँ का एक शासक हुआ था सुल्तान सिंह सोलंकी। कौन? सुल्तान सिंह सोलंकी, टोडा का। टोडा कहाँ पड़ता है? वर्तमान टोंक। टोंक में पड़ता है साहब टोडा। ठीक है, टोंक, वर्तमान टोंक में टोडा पड़ता है। ये सुल्तान सिंह सोलंकी के राज्य में आक्रमण कर देता है। कौन करता है ये? लल्ला खां पठान। ठीक है, लल्ला खां पठान आक्रमण करता है। अब जो लल्ला खान पठान आक्रमण कर देता है, फिर उसके बाद ये शरण में आता है कौन? सुल्तान सिंह सोलंकी। किसकी शरण में आ जाता है? तो ये शरण में आता है रायमल की। ठीक है, रायमल की शरण में आ जाता है। फिर उसके बाद उससे कहते हैं कि साहब मेरे राज्य में तो ऐसा ऐसा हो गया। और उसके जो ये था कौन? सुल्तान सिंह सोलंकी, इसके एक सुंदर कन्या थी, इसकी पुत्री थी, उसका नाम था तारा। अब कहा किससे? रायमल जी से कि जो मेरे साम्राज्य को जीत कर वापिस दे देगा, कौन सा साम्राज्य? तोड़ा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। जो भी शासक रहेगा, जो भी राजकुमार रहेगा, वो मेरे को मेरा साम्राज्य वापस लौटाता है, तो मैं अपनी पुत्री कौन? तारा, उसका विवाह उससे कर दूंगा। तभी इसका प्रयास कौन करता है? इसका प्रयास जो करता है ये करता है जयमल। जयमल कहता है, जयमल युद्ध की तैयारी करता है साहब, कहता है, और जयमल के साथ इसकी सगाई कर दी जाती है। किसकी? तारा की। तारा की सगाई कर देती है साहब। और जयमल अभ्यास कर रहा है युद्ध का कि साहब टोडा पे आक्रमण करेंगे और
वहां पर आक्रमण करके शादी कर लेंगे, ऐसे सोचता है। तभी जो था जयमल, वो कहता है किससे, तो वो कहता है सुल्तान सिंह सोलंकी से। किससे कहता है? सुल्तान सिंह सोलंकी से कहता है कि साहब सगाई होगी। तभी जय उसका एक मित्र था, और मित्र कहता है कि साहब तुम्हारी सगाई होगी, तुम मिला कि नहीं मिला, एक आध बार भाभी जी से ऐसे कहते हैं। तभी वो कहता है कि नहीं 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 मिला। तभी जो था कौन, जयमल, जयमल कहता है किससे? सोलंकियों से। सोलंकियों से कहता है जयमल कि मेरे को तारा से मिलना है साहब, सगाई होगी। सगाई होना मतलब आधी शादी होना, कह देता है वो। उसके बाद सोलंकी जो है वो मना कर देते हैं, और ये जयमल दादागिरी घुमाता है उनसे। और तो तभी सोलंकी जो रहते हैं वो कौन से साम्राज्य में रहते हैं? मेवाड़ साम्राज्य में रहते हैं। किसकी शरण में थे? तो रायमल की शरण में रहते हैं। तभी कहते हैं कि हमारे पिता की शरण में रह के और तुम ऐसे कर रहे हो दादागिरी। तभी जो रहते हैं सोलंकी, ये किसको मार देते हैं? उनके तारा की जिससे सगाई हुई थी वो इसको मार देते, जयमल की मृत्यु हो जाती है साहब। जयमल की हत्या कर देते हैं साहब सोलंकी। ठीक है, इसकी हत्या कर देते हैं जयमल की। फिर उसके बाद हत्या करने के बाद इसको पिता को पता चलती है कि भाई इसके ऐसे ऐसे थे। अरे कि बिना लखन का बेटा था, कोई बात नहीं है, मार दिया तो मार दिया, कोई टेंशन नहीं। उसके कर्मी ऐसे उल्टे सीधे काम करता था। फिर उसके बाद आगे बात आई कि अब क्या किया जाए, इसको तो निपटा दिया, किसको? जयमल को। तो अब कौन जीतेगा? टोडा। कि फिर पृथ्वीराज ने कहा कि साहब मैं जीतूंगा। तभी जो तारा की सगाई थी वो किससे कराते हैं? वो पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज तारा से सगाई कर लेता है। फिर उसके बाद जो था पृथ्वीराज आक्रमण करता है टोडा पर, और टोडा को जीतकर किसको दे देता है ये? सुल्तान सिंह सोलंकी को ये दे देता है। क्या दे देता है? टोडा टोंक जीत लिया साहब। सेना तैयार की, पृथ्वीराज गया। और वहां का शासक कौन था? लल्ला पठान। लल्ला खां पठान जो था वहां इसका शासनाधिपत्य था। इसको पराजित कर कर और सुल्तान सिंह सोलंकी को शासक बना देता है पृथ्वीराज सिंह चौहान। तभी ये इसकी पुत्री थी तारा, उसका विवाह किससे कर देता है? तो वो कर देता है पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज से विवाह करने के पश्चात और एक और कहानी आती है मल्लू खां। मल्लू खां का जो था वो अजमेर में रहा करता था। तो मल्लू खां को भी पराजित किया था किसने? पृथ्वीराज ने। और इसको भी पराजित कर कर और वहां पर अपनी जो नई नई शादी हुई थी तो अपनी पत्नी थी तारा, और फिर तारा को वहां पर रखा। और तारा के नाम से जो अजमेर दुर्ग था उसका नाम बदल कर क्या कर देता है? तारागढ़। ठीक है, तो ऐसे नाम हुआ। और वहां का जो शासक था मल्लू खां, उसको पराजित कर देता है साहब। ये बात हो जाती है। फिर उसके बाद जयमल के शासन काल में सोलंकी इसकी हत्या कर देते हैं। तो जयमल तो राय नहीं। फिर उसके बाद अपन सांगा की बात करते हैं साहब। तीन पुत्र थे। पुत्र तो बहुत सारे थे पर महत्वपूर्ण जो रहे वो तीन ही रहे, है ना। तो सांगा की बात है। तो एक समय जो इनके पिता थे कौन थे? रायमल, है ना। तो ये तीनों भाई थे, ये साम्राज्य के लिए लड़ता था। तो पृथ्वीराज कहता था मैं शासक बनूं। उसके बाद सांगा कहता था मैं शासक बनूं। जयमल कहता था मैं शासक बनूं। ऐसे तीनों अलग अलग लड़ते रहते थे। रायमल कहता है कि यार मेरे जीते जी तो मत लड़ो तुम, मेरे मरने के बाद बन जाना, कोई भी शासक ही तो बनना है। तभी एक समय की बात है कि ये तीनों ने कहा कि ऐसा करे कि अपन कोई ज्योतिषी के पास चले, जो हाथ वाथ देखता हो, जो भविष्यवाणी करता हो। इन तीनों तीनों गए ज्योतिषी के पास। किसके साथ? अपने चाचा के साथ जाते हैं। ठीक है, कौन? पृथ्वीराज, जयमल, सांगा तीनों गए अपने चाचा के साथ और कहा कि चाचा जी अपन क्यों ना हो कोई ज्योतिषी के पास चले और जो मेवाड़ साम्राज्य का अगला शासक कौन बनेगा उसके बारे में कहा। वहीं एक महिला थी, बूढ़ी वृद्ध महिला, वो देख के बताती। जाते हैं साहब, जाते ही पृथ्वीराज कहता है कि भाई बता रही भाई कौन शासक बनेगा उस महिला से। महिला कहती है कि भाई तू तो नहीं बनेगा। क्या कहती है? कि तू तो शासक नहीं बनेगा। किससे? पृथ्वीराज से। मेवाड़ का अगला साम्राज्य जो रहेगा इसका शासक तू नहीं बनेगा। जयमल से भी कहती है कि तू नहीं बनेगा, शासक तो कौन बनेगा? सांगा बनेगा मेवाड़ साम्राज्य का अगला शासक। ठीक है साहब, ये बात हुई। जो पृथ्वीराज क्रोधित हो जाता है और पृथ्वीराज जयमल दोनों मिलकर सांगा के ऊपर आक्रमण करते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए तो क्या नहीं करते लोग।
तभी दोनों भाई मिलके किस पे आक्रमण करते हैं, छोटा भाई कौन था, सांगा, सांगा पर आक्रमण करते हैं और सांगा की उसी क्षेत्र में एक तलवार से जैसे वार करता है पृथ्वीराज, और जो सांगा की एक आंख फूट जाती है उसमें। ठीक है, एक आंख चली जाती है सांगा की, और जो इसके चाचा रहते हैं वो सांगा का बचाव करते हैं, कि इससे कहते हैं कि सांगा भाग, नहीं तो ये तेरे को मार देंगे। सांगा उसी समय भाग जाता है, इधर उधर जंगलों में छिपता 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 भाग जाता है सभी। तभी जो एक शासक मिले इसको, जयपुर साम्राज्य के उस समय जो साम्राज्य हुआ करता था, तभी वो शासक मिलते ही और उनसे कहता है कि साहब मैं यहाँ छुप रहा हूँ और कोई आए। तो सांगा कहाँ जाके छुप जाता है, तो एक मंदिर रहता है वहां जाके छिप जाता है साहब सांगा। ठीक है, उस मंदिर में छिपने के बाद उससे कहता है कि साहब देख लेना। तो इसका भाई आया जयमल और पृथ्वीराज, जयमल ने कहा कि तेरे को पता है वो जो शासक थे, उसने कहा कि नहीं नहीं है मेरे को पता, कि तू झूठ बोल रहा है। तभी उसको वहां मार देते हैं उस शासक को, और जो था सांगा वो और आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता रहता है। तभी एक सरदार की शरण में जाता है सांगा, और वहां पर देखता है, और फिर कुछ समय बाद इसको एक समाचार मिलता है कि जो तुम्हारा भाई था कौन पृथ्वीराज, उसकी हत्या कर दी। कि कैसे, यही उस समय की बात है। तो लड्डू खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हुई, और तारा तारा से इसकी सगाई होती है जयमल की, और फिर जो रहते हैं सोलंकी इसको मार देते हैं जयमल। तभी रायमल जी एक पत्र लिख के भिजवाते हैं सांगा के पास। तो सांगा कहाँ पे, अब तो तू आजा, कोई नहीं, अब तो तेरे कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों तो गए, इन दोनों का तो आधिपत्य समाप्त हो गया साहब। अब अगला शासक कौन, सांगा। जो रायमल जी थे ये भी वृद्ध हो गए थे उम्र से काफी, तो ये भी अपना अगला शासक सांगा को बना देते हैं, और फिर सांगा शासक बनता है, और फिर सांगा को रायमल जी शासक बना देते हैं। सांगा वहां से आ जाता है मेवाड़ क्षेत्र में, सामंतों के द्वारा पत्र वत्र लिखे जाते हैं, सेना वेना ढूंढने जाती है, तो ऐसे मना मनो के सांगा को ले आते हैं साहब और अगला शासक बना देते हैं। उसके बाद तो अपन ने आज बात की, तो रायमल के बारे में बात की, उधा के बारे में बात की, और जो अगला शासक आएगा राणा सांगा, कि किस तरह राणा सांगा ऐसा वीर योद्धा हुआ जिसके 80 घाव थे, और फिर भी युद्ध भूमि क्षेत्र में लड़ता रहा, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।